स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करेंगे। हम ये समझेंगे कोर्स के द्वारा किस तरह से हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हम इस वार्तालाप के द्वारा ये भी समझने का प्रयत्न करेंगे कि आगे के जनरेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करेगी, खासकर भारत जैसे विशाल देश में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे ये लोगों में और सहूलियत लाएगी, किस तरह से काम को सोचने का और काम को समझने का तरीके में बदलाव लाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये डिस्कशन फोरम। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन के डोमेन में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ सर, और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए सर? तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस कह सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ हुआ था वो 2004 में हुआ था, जब मैंने अपना पहला बीटेक प्रोजेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन में किया था। वो बेसिकली उस समय पुणे में एक इंस्टीट्यूट था, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मैंने पहला एक बीटेक प्रोजेक्ट, जहाँ पर मैंने एक OFDM द्वारा एक अंडर वाटर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इजाद किया था। और हमने दिखाया था कि एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में किस तरह से आप OFDM का प्रयोग करके एक अंडर वाटर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो वो एक मेरा पहला इंटरफेस था वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ, और वो काम मुझे इतना पसंद आया कि मैं उसके बाद उसी काम को आगे लेके और शोध करने का प्रयत्न किया मैंने। और मैंने समझा कि एक छोटे सिस्टम को अगर मैं इस तरह से डिजाइन कर सकता हूं तो आगे जाके वायरलेस कम्युनिकेशन में और रिसर्च करने की वजह से और मैं क्या क्या और सिस्टम्स बना सकता हूं और क्या क्या सिस्टम मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो वो मेरा पहला इंटरफेस था वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। उसके बाद फिर मैंने अपनी PhD की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में, जहां पर फिर से मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स के बारे में शोध की। मैंने देखा कि आप किस तरह से मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्निक्स के द्वारा आप एक वायरलेस सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम परफॉर्मेंस में कैसे वृद्धि ला सकते हो। उसके अलावा हमने एक कॉग्निटिव रेडियो सिस्टम्स के बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। उसके द्वारा हमने कोऑपरेटिव स्पेक्ट्रम शेयरिंग, जिसके द्वारा आप एक मल्टीपल ऑपरेटर्स किस तरह से सेम स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। तो इस सब के द्वारा मेरी वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में रुचि बढ़ती गई। और उसके उपरांत फिर मैंने पोस्ट डॉक भी किया SCA पेरिस में, जहां पर मैंने बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने बहुत सारे टेक्निक का आविष्कार किया जिसके द्वारा आप एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मोर एनर्जी एफिशिएंट किस तरह से बना सकते हो। और लास्ट के 11 साल से मैं IIIT दिल्ली में हूं, और वहां पर भी मैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के संदर्भ में अलग अलग ब्लॉक्स के संदर्भ में रिसर्च करता हूं और इंप्लीमेंट करने का भी प्रयत्न करता हूं, और ऑब्वियसली पब्लिकेशन वगैरह, पेटेंट वगैरह भी फाइल करने का प्रयत्न करता हूं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आप कॉलेज के स्टूडेंट को कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाने और नए कोर्स को जोड़ने में कैसे बैलेंस बनाने के बारे में बताते प्लीज। फंडामेंटल्स तो बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में, अगर मैं जोड़ू बीटेक से लेके PhD तक 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। तो मेरा तो यही कहना होगा कि अगर जब तक आपके फाउंडेशंस क्लियर नहीं है, अगर जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, कोई भी कोर्स को लेकर, अगर मैं वायरलेस की बात कर रहा हूँ, अगर आप सर्किट्स की बात करें, VLSI की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें, मैथ्स की बात, कोई भी अगर सब्जेक्ट्स की बात, जब तक आपका फाउंडेशन या बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उस पर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो पहला मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि आप पहले अपने फाउंडेशंस क्लियर कीजिए। अगर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से रुचि है तो बेसिकली आप समझिए कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसमें किस तरह के ब्लॉक्स जाते हैं और हर एक ब्लॉक का क्या क्या महत्व है। जब तक आपका बेसिक्स या फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तब आगे जाके आप वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में और रिसर्च नहीं कर पाओगे या उसके बारे में और पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मेरा तो पहला मैसेज यही है कि आप पहले अपने फाउंडेशंस क्लियर करें। उसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, स्वयं प्रभा के बहुत सारे कोर्सेज है, NPTEL के कोर्सेज है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। इनफैक्ट इंडियन ऑथर्स की बुक्स भी अवेलेबल है, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी अवेलेबल है। आप उनको पढ़ोगे तो आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में।
सर जैसे आपने कहा कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, सो फॉर अ बैचलर स्टूडेंट जिसने बेसिक्स कवर किए हैं या स्वयं प्रभा से लेक्चर सीखे हैं या NPTEL से, वो आगे क्या स्किल सेट इम्प्रूव करे, बिकॉज नाउ जॉब चाहिए या फिर कुछ इंडस्ट्री में काम करना है या रिसर्च फील्ड में जाना है, तो किस तरह के स्किल सेट आपको लगता है आज की जनरेशन के लिए ज़रूरी है? मेरा तो ये मानना है कि जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको एक हद तक हेल्प कर सकता है। जैसे बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने फॉलो भी किए हैं, मैंने खुद ने भी दिए हैं और मैंने बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं। तो मैंने जो आज के जनरेशन में एक ये प्रॉब्लम देखता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह से, समझिए मैं कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ तो उसका परफॉर्मेंस अगर मैं इवैल्यूएट करने का प्रयत्न करूंगा, जैसे हमने पढ़ा भी है स्वयं प्रभा कोर्स में, एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल में, तो आप थ्योरेटिकल के आगे एक स्टेप और आगे जाइए, आप उसे सिमुलेट भी कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन करने का भी प्रयत्न कीजिए। तो आजकल इम्प्लीमेंटेशन के भी बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध है, बहुत सारे, जैसे 5G टेस्ट बेड की बात करूँ, आजकल हर IITs या नॉन IITs बहुत सारे कॉलेजेस में 5G टेस्ट बेड उपलब्ध है। आप इनफैक्ट सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स भी काफी हद तक उपलब्ध है जहां पर आपने जो पढ़ा है थ्योरेटिकल आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सिमुलेशन द्वारा भी और हार्डवेयर द्वारा भी। तो आपका जो नॉलेज की जो ब्रेथ है उसे आपको वाइडन करने की आवश्यकता है। तो आप अपने आप को सिमुलेशन, अपने आप को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज तक रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप एक स्टेप आगे जाएं, उसे सिमुलेट कीजिए, इंप्लीमेंट करने का प्रयत्न कीजिए। ये सब आपको आगे जाके काफी मदद करेगा। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके एक स्टेप आगे भी जाने का प्रयत्न कीजिए। आप ये समझिए कि ये बुक में जब ये लिखा है कि ये किस लिए होता है, जैसे AWGN चैनल में अगर मैं बात करूँ या फीडिंग चैनल में अगर मैं बात करूँ, इसकी परफॉर्मेंस इस तरह से दिखती है, आपको ये समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा ये किस लिए इस तरह से दिखती है। अगर मैं ये पैरामीटर्स चेंज करूँ, अगर ये सिमुलेशन पैरामीटर्स इस तरह से चेंज करूँ या कुछ मैं इसकी वैल्यूज इस तरह से चेंज करूँ, तो ये ग्राफ किस तरह से दिखेगा। अपने आप को और सोचने का और ढंग बदलिए। मेरा कहने का थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि सिर्फ बुक में लिखा है तो इस तरह से फॉलो करना चाहिए, उसके बियॉन्ड आप जाइए और समझिएगा कि मैं ये पैरामीटर चेंज करूंगा, वो चीज ये चेंज करूंगा, ये वैल्यू चेंज करूंगा, अगर मैं इसमें एडिशनल ये इंपायरमेंट डालूंगा तो इसके परफॉर्मेंस में किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपको एक बेसिकली और एक आपका जो डायमेंशन है वो खुलेगा और ये आपको आगे जाके जॉब में भी मदद करेगा, रिसर्च में भी मदद करेगा और हायर स्टडीज में भी आपको बहुत मदद करेगा। तो सर अगर हम फ्यूचर की बात करें या अगले आने वाले 10 सालों की बात करें, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के फील्ड में आपके अनुभव के आधार पर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा कम्युनिकेशन की फील्ड को आगे बढ़ाने में? तो जैसे हमने वायरलेस कम्युनिकेशन की ग्रोथ देखा, अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि अगर आप हिस्टोरिकल ग्रोथ देखोगे कोई भी टेक्नोलॉजी की, तो लास्ट की मैक्सिमम 100-150 सालों में जो ग्रोथ हुई है वो ही हुई है। जो पहले वायरलेस कम्युनिकेशन 1880 में फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के बाद, उसके बाद अगर आप टेलीफोन का आविष्कार देखें, उसके बाद आप देखोगे FM वेव्स का आविष्कार, उसके बाद आप देखोगे AM वेव्स, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर वगैरह। तो जो ग्रोथ हुई है लास्ट के 150 सालों में ही हुई है। और खास कर लास्ट के 20 साल में, खास कर लास्ट के 15-20 साल में अगर आप इवोल्यूशन देखोगे टेक्नोलॉजी का 1G से लेके 5G तक, वो काफी ग्रो हुई है। अगर मैं सिर्फ 15-20 साल पहले की बात करूं, सन 2000 या 2005 में, तो खासकर मुझे लगता है हार्डली 10% लोग के पास मोबाइल था, खासकर इंडिया के संदर्भ में अगर मैं बात करूं। और काफी फिर भी लोग खासकर लैंडलाइन का प्रयोग ज्यादा करते थे, मोबाइल फिर भी एक सॉर्ट ऑफ टैबू टेक्नोलॉजी था या बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आजकल का अगर आप जनरेशन देखोगे तो मुझे लगता है इंडिया में एटलीस्ट सिटीज में तो 90 से 95% लोगों के पास मोबाइल है। तो ये ग्रोथ सॉर्ट ऑफ फिनोमिनल ग्रोथ है। जो पहले हम सोचते थे, पहले अगर आप बहुत पहले की अगर बात किसी को बोलोगे कि आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आप वायरलेसली बात कर सकते हो, सब आपके मजाक उड़ाते होंगे। मतलब आप सोचते होंगे कुछ आप फैंसी बात कर रहे हो, कुछ जो प्रैक्टिकल बात नहीं वो कर रहे हो। लेकिन आजकल के जमाने में एक साधारण सी बात है, आप कोई भी व्यक्ति से कभी भी बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, आप मोबाइल द्वारा खाना ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेक्चर्स ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। तो आगे के 10 साल में अगर मैं बात करूं, आगे के 10 साल में और वृद्धि आएगी इसमें। अगर जैसे आप गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है भारत 6G अलायंस में, जिस तरह से उस पर काम हो रहा है, तो मुझे लगता है 6G कुछ आज के 10 साल में आपको देखने को मिलेगा। उसमें AI ML का काफी महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, मशीन लर्निंग की बात करूं और ह्यूमन इन लूप की अगर मैं बात करूं, तो वो भी इस पे भी काफी प्रगति होने वाली है। उसके उपरांत अगर मैं नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का काफी इम्पिटस ड्रोन्स पे भी है, UAVs पे भी है। तो अभी UAVs की जो सीमा है काफी लिमिट है, मतलब UAVs का अगर फ्लाइंग आवर्स देखोगे काफी सीमित है। वो बेसिकली आजकल डिफेंस पर्पसेस में काफी उपयोग हो रहा है। कमर्शियली उसकी वैल्यू अभी तक देखी नहीं है हमने। बट अगर कुछ कंट्रीज में देखो तो ड्रोन्स आजकल मेडिकल सप्लाईज में उपयोग हो रहा है। ड्रोन्स के द्वारा आप
एक जगह से दूसरे का मेडिकल सप्लाई भेज सकते हो। कोई रीजन जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है उसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा या यूएवी के द्वारा वहाँ आप कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हो। तो आगे के 10 साल में देखते ड्रोन्स का उपयोग, यूएवी का उपयोग, AI/ML का उपयोग काफ़ी होने वाला है, इंटेलिजेंस में होने वाला है, वायरलेस सिस्टम्स और इंटेलिजेंट बनने वाले हैं, और उसके द्वारा ह्यूमन लाइफ में काफ़ी और इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। तो आपकी जो सहूलियत का अगर पैरामीटर में अगर मैं तय करूं, अगर आपकी सहूलियत आज तक 80% है तो आगे जाके 95, 90, 100% तक भी पहुंच सकती है। आपका लिमिटेशन कुछ नहीं रहेगा। आप बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना है, तो बेसिकली आप रिस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे कि आपको एक फ्लाइट की बुकिंग करने की आवश्यकता, आपके पास उसका पर्सनल ड्रोन हो, पर्सनल यूएवी हो, आप एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। और ये सब चीज़ों में वायरलेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यूएवी को अगर ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट करना है, यूएवी को दूसरे यूएवी से कम्युनिकेट करना है, अगर एक ह्यूमन को यूएवी से कम्युनिकेट करना है, और या तो फिर अगर मैं साधारण सी बात करूँ, एक सैटेलाइट को यूएवी से कम्युनिकेट करना है, तो इस सब चीज़ों में वायरलेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़नी ही है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और नेक्स्ट 10 साल में और इसमें आप वृद्धि देखोगे। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जैसे कि AI रिसर्च एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो आप कैसे देखते हैं कि बियॉन्ड 5G और 6G नेटवर्क में इंटीग्रेशन कैसा होगा? तो AI तो आजकल आप देखोगे हर एक बच्चे को अगर पूछा तो AI तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉर्ट ऑफ हिस्सा बन गया है आजकल लोगों के ज़िंदगी में। अगर आप कहीं भी देखोगे ऑटोमेशन हर जगह आ गया। अगर आप एयरपोर्ट जाओगे, सुपरमार्केट जाओगे, कहीं पर भी, इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन अगर विदेश में अगर आप जाओगे, UK वगैरह, सिंगापुर वगैरह में जाओगे या US में जाओगे, तो वहाँ ऑटोमेशन एक काफ़ी बड़ा योगदान हो गया है। तो AI एक तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा 5G और बियॉन्ड 5G नेटवर्क्स में। खासकर इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना लाने वाला है बियॉन्ड 5G और 6G में। खासकर ह्यूमन इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं, तो अभी तक अगर आप कनेक्टिविटी देखोगे 4G तक, तो मेन कनेक्टिविटी जो था वो ह्यूमन कनेक्टिविटी थी। मतलब आप एक ह्यूमन को किस तरह से दूसरे ह्यूमन से कनेक्ट करोगे। मतलब अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वीडियो भेजनी है, वीडियो डाउनलोड करनी, तो एक ऑलवेज ह्यूमन वाज ऑलवेज इन्वॉल्व, एक ह्यूमन ऑलवेज इन्वॉल्व रहता था नेटवर्क में। तो आगे जाके जो मैं देख रहा हूँ एक इंटेलिजेंस के अगर माध्यम से मैं बात करूँ, तो एक मशीन की इंटेलिजेंस जो है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये जो 5G और बियॉन्ड 5G जो नेटवर्क्स है, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी अबाउट ह्यूमन कनेक्टिविटी, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट द मशीन्स। समझिए आपको 2 डिवाइस कनेक्ट करनी है, 2 व्हीकल्स को कनेक्ट करनी है, 2 सेंसर्स को कनेक्ट करनी है, मल्टीपल सेंसर्स को कनेक्ट करनी है, उस तरह से किस तरह से आप इसमें ये प्ले अराउंड होगा। ये बेसिकली बियॉन्ड 5G और 6G का एक मोटिवेशन रहने वाला है। तो इसमें एक इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको पहले से ही पता है कि ये मशीन यहाँ लोकेटेड है या यूज़र यहाँ लोकेटेड है, तो आप एक टारगेट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिसे हम इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पहले एक सेंस करते हो, उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हो। इसमें भी आपको इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद एक नया भी टॉपिक आया जिसे हम इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस कहते हैं, जहाँ पर भी इंटेलिजेंस का प्रयोग होने वाला है। उसके माध्यम से जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है उसको आप बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप 4G नेटवर्क्स तक देखोगे तो 4G या कुछ हद तक 5G नेटवर्क्स में आप जो खेलते थे बेसिक, जो आप मॉडिफाई करते, या तो ट्रांसमीटर मॉडिफाई करते थे या तो रिसीवर मॉडिफाई करते थे। अब चैनल पे आपका काफी हद तक कंट्रोल नहीं था, तो आप इस तरह से ट्रांसमीटर को या रिसीवर को डिजाइन करते थे ताकि आपकी रिलायबिलिटी कम्युनिकेशन की काफी अच्छी हो। लेकिन एक इंटेलिजेंस की मदद से आप एक RIS या IRS जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव, उसकी मदद से आप वायरलेस जो चैनल है उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, रिकॉन्फिगर कर सकते हो, ताकि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि आ सके। तो ये एक इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट हो गया। इंटेलिजेंस का एक और एस्पेक्ट हो गया वेहिकुलर कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूँ, तो उसमें भी इंटेलिजेंस का काफी एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है। खासकर मैं अगर डिजिटल ट्विन या मेटावर्स की बात करूँ, जहां पर आप बेसिकली एक जो ट्रैफिक सिनारियोस है उसे आप क्लाउड में रेप्लिकेट कर सकते हो, सेम सिनारियोस को, क्योंकि अब रियल टाइम में अगर आप चेंजेस करने लगे होंगे व्हीकल सिनारियो में खासकर, तो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप कुछ सिनारियोस पे आपका कंट्रोल रहती नहीं है। बट आप अगर सेम सिनारियोस को आप अगर क्लाउड में आप रेप्लिकेट कर सकते हो और उस रेप्लिकेशन के द्वारा जो भी इन्फ्रेंस निकलती है उसे आप रियल टाइम में अप्लाई कर सकते हो, तो एक बहुत ही बड़ी चीज आप कर सकते हो। उसके माध्यम से आप ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड कर सकते हो, एक्सीडेंट्स में कमी ला सकते हो और व्हीकुलर कम्युनिकेशन को स्मार्ट बना सकते हो। तो ये एक इंटेलिजेंस का मैं देख रहा हूँ जहां पर इंटेलिजेंस का प्रयोग खासकर व्हीकुलर कम्युनिकेशन में कर सकते हो। उसके अलावा मैं देखता हूँ स्मार्ट सिटीज, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी काफी इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज की तरफ से। इसमें हम स्मार्ट सेंसर्स का प्रयोग करने वाले हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स का प्रयोग करने वाले हैं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करने वाले हैं। उसमें भी मुझे लगता है इंटेलिजेंस का काफी प्रयोग होने वाला है। तो सेंसरी डेटा आपके पास मिलती है। अगर मैं पोल्यूशन सेंसर्स की बात करूँ
या एनवायरमेंटल सेंसर्स की बात करो, या तो फिर कोई और अन्य तरह के सेंसर, सॉइल सेंसर्स की भी बात करो, तो उसका डेटा आप लोगे, उससे आप कुछ इन्फ्रेंस निकालोगे, कुछ इंटेलिजेंस निकालोगे, और इंटेलिजेंस को वापस से आप प्रयोग करके ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि आपकी जो बेसिकली आप जो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ स्मार्ट मीटर्स का। अगर मैं आपको अगर पहले से पता हो, आप पहले से आप डेटा आपका मौजूद है कि आपकी इस चीज़ में पावर कंजम्पशन हो रही है, तो आप बेसिकली वो डेटा को एनालाइज करके आप ये कर सकते हो कि आपकी जो डिवाइस पर आप पावर कंज्यूम कर रहा हो आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो। और ये सब चीज़ों में भी कम्युनिकेशन का योगदान काफ़ी रहने वाला है। कैसे आप डिफरेंट स्मार्ट मीटर्स को कनेक्ट करोगे, कैसे आप डिफरेंट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्युनिकेट करोगे, कैसे आप एक सिटी को डिजास्टर प्रूफ बनाओगे, इस सब में भी इंटेलिजेंस का काफ़ी कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग होने वाला है। तो मैं आगे जाके देखता हूँ AI और ML एक, और उसके अलावा मेटावर्स और डिजिटल ट्विन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कम्युनिकेशन के संदर्भ में, और बियॉन्ड 5G और 6G के नेटवर्क्स के संदर्भ में। राइट। सो सर, जैसे आपने बताया आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, अब टेक्नोलॉजी अगर हम AI की बात करें, ML जो मॉडल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फिर मैं बात करूं मोटरोला डायनाटेक द फर्स्ट मॉडल और अब तक के मोबाइल सिस्टम्स में, दे आर बिकमिंग फास्ट, दे आर हाईली एबल टू कम्युनिकेट, बट उसमें एनर्जी एफिशिएंसी एक चैलेंज आता है। ये एनर्जी एफिशिएंसी एग्जैक्टली है क्या? और आजकल हम 5G या 6G के KPIs देखते हैं तो उसमें भी इस पर बहुत जोर दिया गया है, तो आप आसान भाषा में समझा पाएंगे ये है क्या? तो एनर्जी एफिशिएंसी बेसिकली एक टर्म है जिससे बेसिकली आप सिस्टम कितना एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हो। तो अगर आप देखोगे, अगर आप डायनाटेक की बात करें, डायनाटेक की बात करो तो उसकी बैटरी लाइफ कुछ 30 मिनट्स के आसपास की थी। तो अगर आज के मोबाइल से आप कंपेयर करोगे, तो आज की जो मोबाइल, खासकर नए जनरेशन के मोबाइल से अगर आप कंपेयर करोगे, उसकी बैटरी लाइफ 24 घंटे 48 आवर्स भी हो सकती है बहुत सारे मोबाइल्स की। तो अगर आप देखोगे, अगर उस संदर्भ में कंपेयर करो एनर्जी एफिशिएंसी के संदर्भ में, तो आज के मोबाइल काफी हद तक मोर एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन मोबाइल फोन्स। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की बात करूँ, तो अगर 5 जनरेशन मोबाइल फोन्स की अगर बात करूँ तो काफी एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन मोबाइल फोन्स। तो एनर्जी एफिशिएंसी एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो फिर ये अगर मैं इनडायरेक्टली लिंक करूँ एनर्जी एफिशिएंसी को, तो CO2 एमिशन से भी आप लिंक कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से भी लिंक कर सकते हो, पावर एफिशिएंसी से भी लिंक कर सकते हो, और बेसिकली आपका जो एनर्जी बिल है उससे भी आप लिंक कर सकते हो। तो एनर्जी एफिशिएंसी का से टर्म से बेसिकली संदर्भ ये होता है कि आपका मोबाइल फोन एक यूनिट ऑफ एनर्जी में कितनी देर तक लास्ट कर सकती है। ये मोबाइल फोन के द्वारा मैं बता रहा हूँ, बट एनर्जी एफिशिएंसी इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द डोमेन्स। अगर मैं मोबाइल बेस स्टेशन की बात करूँ, अगर मैं वायरलेस संदर्भ में बेस स्टेशन की बात करूँ, मोबाइल स्विचिंग सेंटर की बात करूँ, सब में एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाने का आजकल एक वो है। अगर आप जो खासकर बैटरी के संदर्भ में अगर मैं आप देखो रिसर्च देखोगे, पहले के जमाने में बैटरी काफी बल्की होती थी, आजकल तो बहुत कॉम्पैक्ट बैटरी अवेलेबल होती है जो आप मोबाइल फोन में आराम से फिट कर सकते हो। और जो मोबाइल फोन के जो इनफैक्ट जो चिपसेट में भी जो ग्रोथ देखोगे, पहले के जमाने से जो चिपसेट में काफी एनर्जी कंज्यूमिंग चिपसेट से आजकल के जो चिपसेट है काफी एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट है, वो काफी कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इसकी तरफ से भी काफी ग्रोथ हमें इसमें भी देखने को मिला है। तो आगे जाके हो सकता है आपकी जो मोबाइल फोन से सोलर पावर हो जाए। आजकल कुछ मोबाइल फोन दिखते हैं जहां पर आप कैलकुलेटर्स भी दिखते हैं जहां पर आप सोलर पावर द्वारा आप मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हो। तो आगे जाके जनरेशन हो सकता है आपके जो मोबाइल फोन है वो सोलर पावर द्वारा ही चार्ज हो जाए, या आगे जनरेशन में जिसे हम कहते हैं RF एनर्जी हार्वेस्टिंग, RF वेव्स के द्वारा ही आपका मोबाइल फोन चार्ज हो जाए, तो आपको बैटरी की आवश्यकता ही ना पड़े। तो वो सब आगे जाके जनरेशन में हम देख सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का और ज़रा उपयोग हो सकता है कि मोबाइल चार्जिंग में। और आजकल के जनरेशन में आगे देखोगे नियर फील्ड चार्जिंग में भी काफ़ी प्रयोग होता है। तो बेसिकली आपको पावर सॉकेट कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, तो आप बेसिकली वायरलेस चार्जिंग का प्रयोग करके आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो भी उसमें भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। अभी हाल फिलहाल में कुछ ही मोबाइल्स में ये सुविधा उपलब्ध है, पर आगे जाके हमें पूरा यकीन है कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। तो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स की, और इस कोर्स में हमने सेलुलर कम्युनिकेशन को बहुत करीब से बहुत डिटेल में पढ़ा, तो हमने ये देखा है सर कि जैसे जैसे सेलुलर कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं फ्रॉम 1G टू 5G, बियॉन्ड 5G एंड 6G, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ी है सर। परंतु हम ये भी जानते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन के अलावा और भी बहुत सारे क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं सर कि वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर सेलुलर कम्युनिकेशन को डेटा ट्रांसमिशन के अलावा बाकी किन क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स के द्वारा समझा जा सकता है?
आजकल के मैं देखा होड़ लगी हुई है कि कौन जितना ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर सकता है। तो आप मार्केटिंग अगर टैक्टिस बोला जाए तो जैसे होगा कि यहाँ हम आपको 10 गीगाबिट्स पर सेकंड डेटा दे देंगे, हम आपको 100 गीगाबिट्स पर डेटा से। तो परफॉर्मेंस मेट्रिक जिसे हम जनरली जिसके द्वारा हम एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का एवेल्युएशन करते हैं, तो डेटा रेट ही एक पैरामीटर नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे और भी परफॉर्मेंस मेट्रिक होते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस मेट्रिक्स होते हैं। उसमें से एक जो मैं बता सकता हूँ वो है लेटेंसी। लेटेंसी इन द सेंस ऑफ इट, कोई लोग इसे डिले के माध्यम से भी जानते हैं। डिले इन द सेंस ऑफ इट कि कितनी देर में आपका डेटा आपको मिलेगा। तो डिले इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, खासकर आजकल के जनरेशन में। अगर आप 5G में आप देखोगे तो 5G का, जिसमें आपने कोर्स में भी पढ़ा था कि 5G के 3 मेन पिलर्स है। एक तो इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, एक मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन और एक अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। जी। तो 5G के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो 5G में इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड के अलावा ये 2 वर्टिकल्स पे भी काफी फोकस किया गया, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। तो ये दोनों एक्स्ट्रा पिलर्स जो 4G में काफी हद तक उसका उपयोग नहीं किया गया था। 4G अगर आप देखोगे ज्यादातर डेटा रेट पे काफी फोकस था, इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड किस तरह से आप यूजर के डेटा रेट में और वृद्धि ला सकते हो। लेकिन 5G में अगर आप देखोगे ये 2 वर्टिकल्स की वजह से इसको थोड़ा डाइवर्जेंस मिला है, इसमें और एडिशनल डायमेंशंस दिया गया है इसमें। तो पहला अगर मैं देखूं मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, इससे ये संदर्भ कितने ज्यादा डिवाइसेस को आप एक समय पे कनेक्ट कर सकते हो, और इसका उपयोग खासकर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट सेंसर्स कनेक्टिविटी या मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टिविटी में काफी उपयोग होने वाला है। कैसे आप लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप मेंटेन कर सकते हो, कवरेज मेंटेन कर सकते हो, कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हो अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो ये काफी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसे हमने 5G में देखा है ब्रॉडबैंड के अलावा। उसके अलावा एक और है अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। उसमें 3 पैरामीटर्स है, रिलायबिलिटी, लो लेटेंसी और कम्युनिकेशन। रिलायबिलिटी बेसिकली इससे है कि कैसे आप सिस्टम को और रिलायबल बना सकते हो। तो रिलायबल इन द सेंस ऑफ इट, जैसे आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हो तो कैसे आपने अगर कुछ 1 लाख या 1 करोड़ पैकेट्स भेजे, कितने पैकेट्स आपकी 1 करोड़ या 1 लाख पैकेट से एरर में है। तो जितना ज्यादा आप सिस्टम को रिलायबल बनाओगे उतना बेहतर होगा। और खासकर ये मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जैसे डिफेंस के एप्लीकेशंस की अगर बात करूँ, मेडिकल इमरजेंसीज की बात करो, व्हीकल कनेक्टिविटी की बात करो, इसमें इसका काफी उपयोग होने वाला है, क्योंकि आप इस सब चीजों में एक सिस्टम को बहुत रिलायबल बनाने चाहते हो ताकि आपके सिस्टम में कोई एरर ना हो। तो रिलायबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी, तो लो लेटेंसी इन द सेंस ऑफ इट कितना कम आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम में डिले ला सकते हो। और इसका उपयोग अगर आप देखोगे रोबोटिक कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपने कोई कमांड दिया, वो कमांड इंस्टेंटली उस रोबोट को या ऑटोमेटेड डिवाइस को मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है अगेन 5G का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक जिसे हम लो लेटेंसी के माध्यम से डिफाइन करते हैं। जितना कम मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में आपकी जो कमांड आपने दिया है वो एक डिवाइस तक पहुंच सके। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है। उसके अलावा अगर मैं टैक्टाइल इंटरनेट की बात करूँ, टैक्टाइल इंटरनेट से मेरा संदर्भ ये है सेंस ऑफ टच, या फिर अगर आप कोई डॉक्टर है या कोई मैकेनिक है जो विदेश में है और उसे कोई पेशेंट जो इंडिया में उसे ऑपरेट करना है, तो अगेन आप इसमें रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आप इसकी मदद कर, इसमें आप उसका सहयोग लोगे। और इसमें भी आपको एक्सट्रीमली लो लेटेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए लो लेटेंसी या लेटेंसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है। उसके अलावा अगर जैसे मैंने तो कुछ देर पहले जिक्र किया था एनर्जी एफिशिएंसी का, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है, क्योंकि आप कितना ज़्यादा एक सिस्टम को और एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हो। कि अगर आपने एक बार चार्ज किया अपने मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को, वो कितने घंटों तक वो सस्टेन कर सकता है। अगर आपने एक बार एक यूएवी को चार्ज किया या एक ड्रोन को चार्ज किया, कितनी देर तक वो फ्लाइंग कर सकता है, कितना घंटे वो जिसे हम फ्लाइंग आवर्स के माध्यम से नापते हैं, कितने देर तक जितना देर तक वो फ्लाइंग आवर्स मेंटेन कर सकता है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है एनर्जी एफिशिएंसी। उसके अलावा स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी सॉर्ट ऑफ डेटा रेट से रिलेटेड है, बट डेटा रेट में जैसे आप मेगाबिट्स पर सेकंड की बात करते हो या गीगाबिट्स पर सेकंड की बात करते हो। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में हम बात करते हैं गीगाबिट्स पर सेकंड पर हर्ज से मेरा संदर्भ ये है कितने फ्रीक्वेंसी, कितने कम स्पेक्ट्रम में, कितने कम बैंडविड्थ में आप कितना ज़्यादा डेटा रेट आप भेज सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रम एक बहुत ही महंगी रिसोर्स है। अगर हाल फिलहाल में आपने ऑक्शन देखा होगा, 5G का ऑक्शन देखा होगा या आगे जाके 6G का स्पेक्ट्रम एलोकेशन का ऑक्शन देखोगे तो काफ़ी महंगा रिसोर्स है। तो ये महंगे रिसोर्स को किस तरह से आप ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हो, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है।
तो अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो डेटा रेट के अलावा लेटेंसी, कनेक्टिविटी, मैसिव नंबर ऑफ कनेक्टिविटी, उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी, कवरेज, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब अगर मैं रिलायबिलिटी, जैसे मैंने बताया, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जैसे कि हम 4G से 5G में आए तो और आने वाली हमारी सेलुलर जनरेशन में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे? ठीक, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो सेलुलर, खासकर सेलुलर, और अगर वाईफाई की मैं बात करूँ, वाईफाई में आप देखोगे हर घर पे कोई एक्सेस पॉइंट होगा, या तो फिर आप अगर आप पढ़ते हो तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एक्सेस पॉइंट्स देखते होंगे, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो या ऑफिस में जाते हो, वहाँ पर भी आप एक्सेस पॉइंट्स देखते हो। उसके अलावा अगर मैं सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो मोबाइल फोन्स है, बेस स्टेशन है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स है, तो हर जगह आपको टावर वगैरह नजर आता होगा। तो आगे जाके एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सेल फ्री मैसिव माइमो करके, सेल फ्री मैसिव माइमो इन द सेंस ऑफ जहां पर आप बेस स्टेशन नहीं देखोगे, सॉर्ट ऑफ स्मॉलर एक्सेस पॉइंट देखोगे। तो वो भी एक टेक्निक जो काफी रिसर्च फेज में ही है, इम्प्लीमेंटेशन इतनी मैसिव स्केल में हुई नहीं है। तो एक बदलाव वो मुझे लग सकता है आगे जाके जनरेशन में दिखेगा कि आपको जितने बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं, इतने बड़े बड़े एक्सेस पॉइंट दिखते हैं, वो ना दिख के छोटे छोटे आपको टावर्स, छोटे छोटे एक्सेस पॉइंट दिखेंगे। इनफैक्ट आपको एक्सेस पॉइंट ज्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ यूजर्स। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल फ्री मैसिव माइमो वगैरह का। और अगर मैं हाल फिलहाल के नेक्स्ट के 10 सालों में बात करूँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे प्रीडोमिनेटली 4G और 5G से डोमिनेटेड है। सेलुलर की अगर बात करूँ, अगर मैं वाईफाई की बात करूँ तो 802.11 AC और AX, जिसे हम वाईफाई 5 और वाईफाई 6 कहते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे बियॉन्ड 5G और 6G नेटवर्क्स सेलुलर के संदर्भ में, और वाईफाई के संदर्भ में 802.11 AX के आगे जाके हम देखेंगे वाईफाई 7 वगैरह के भी अभी इस साल के अंत तक या अगले साल तक कुछ वाईफाई 7 में भी काम होना स्टार्ट हुआ है। तो सेलुलर टावर्स हो सकता है जो और ज़्यादा मैसिव स्केल में डिप्लॉयमेंट हो उसकी, और उसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए तो आप बेसिकली और सेलुलर टावर्स की जो साइज़ है वो और छोटी हो सके, और आपको जो एंटीनाज दिखते हैं वो हो सकता है एंटीनाज दिखे ना, मैसिव नंबर ऑफ एंटीनाज अगर आप देखोगे 64x64 एंटीनाज आपको दिख सकते हैं सेलुलर टावर्स में, जिसकी वजह से आप कनेक्टिविटी में और सुधार आ सकती है। तो अभी आप अगर आप सेलुलर टावर्स देखोगे तो हाल फिलहाल सिर्फ 2 या 3 एंटीना दिखती होंगी। तो आगे जाके हो सकता है बहुत ज़्यादा एंटीनाज दिखे, बट वो पैच एंटीनाज दिखे, आपको आपकी साधारण नज़र से वो नज़र नहीं आएगा किस तरह से एंटीना, वो बेसिकली आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा 64x64 का। वो मैं कोर्स में भी आगे जाके आपको बताया है मैंने किस तरह से एक मैसिव माइमो सिस्टम्स बेसिकली नजर आता है। सिमिलरली एक्सेस पॉइंट्स, अगर वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ उसमें भी अगर आपको दिखेगा, अगर आप अभी आपके घर पर अगर एक्सेस पॉइंट है जनरली उसमें 2 एंटीना या 4 एंटीना दिखेंगे, आगे जाकर उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ एंटीना दिखने का चांसेस है। और उसके अलावा अगर मैं कोर नेटवर्क की बात करूँ तो कोर नेटवर्क में जैसे वायरलेस को अगर मैं संक्षेप में अगर नेटवर्क की बात करूँ तो वायरलेस में 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट हॉल होती है, एक बैक हॉल होती है। फ्रंट हॉल इन द सेंस ऑफ जिस तरह से आप एक्सेस पॉइंट से इंटरफेस करते हो, जैसे जिस तरह से आपका मोबाइल फोन एक्सेस पॉइंट से बात करता है, लैपटॉप एक्सेस पॉइंट से बात करता है, या आपका मोबाइल फोन एक बेस स्टेशन टावर से बात करता है। बैक हॉल में भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बैक हॉल में भी फिलहाल के लिए जनरली ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग होता है या तो फिर माइक्रोवेव लिंक्स का प्रयोग होता है, लेकिन अगर आजकल देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग काफ़ी हो रहा है, माइक्रोवेव लिंक्स सॉर्ट ऑफ ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। तो हमें और ज़्यादा फाइबर का प्रयोग नज़र आ सकता है बैक हॉल के संदर्भ में, वो हमें एक चीज़ और देखने को मिल सकती है। और हाल फिलहाल के जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही है खासकर इंडिया के संदर्भ में, अगर 5G के मैं बात करूँ तो 5G में 2 तरह की डिप्लॉयमेंट हो रही है, एक नॉन स्टैंड अलोन, एक स्टैंड अलोन। तो नॉन स्टैंड अलोन में आजकल ये हो रहा है कि आप 4G प्लस 5G का डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। तो जो कोर नेटवर्क है, जो बैक हॉल है वो 4G है, और जो एक्सेस पार्ट है वो 5G है। आगे जाके हमें पूरा कंप्लीटली 5G का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पर आपका फ्रंट हॉल और बैक हॉल दोनों 5G सेलुलर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। और उसके अलावा एक मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी जो यूएस में काफ़ी उसका उपयोग हो रहा है, खासकर फिक्स ब्रॉडबैंड एक्सेस के लिए, जिसे हम FWA कहते हैं, फिक्स वायरलेस एक्सेस। इंडिया में भी हमें उतना हाल फिलहाल में देखने को नजर नहीं आया है। हो सकता है इंडिया में भी आगे जाके एक मिलीमीटर वेव फ्रंट हॉल या मिलीमीटर वेव फिक्स वायरलेस एक्सेस देखने को हमें मिले। तो सर अभी जैसे आपने सेलुलर के बारे में बताया, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्टिविटी के बारे में बताया, तो एक एप्लीकेशन है जो 6G या 5G में देखते हैं, सेंसर एप्लीकेशन, लाइक सेंसिंग समथिंग, टेकिंग डेटा एंड रिएक्टिंग टू इट। तो इसके बारे में कुछ आप हमें जानकारी दे पाएं? आजकल के लोग इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जानते हैं। तो इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन, बेसिकली सेंसिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो। रडार का काफी प्रयोग होता है सेंसिंग के माध्यम, अगर मैं बात करूँ आप सेंस कर रहे हो एयरक्राफ्ट वगैरह के लोकेशन वगैरह,
और लीडार का भी काफ़ी प्रयोग होता है सेंसिंग के माध्यम से। आजकल सेंसिंग के अल्ट्रा वाइड बैंड भी एक टेक्निक जिसकी वजह से सेंसिंग में काफ़ी लोकलाइजेशन और सेंसिंग में काफ़ी इसका प्रयोग होता है। और आजकल के हाल फिलहाल में मिलीमीटर वेव, टेराहर्ट्ज़ या तो फिर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, विजिबल लाइट की, उसका भी काफ़ी प्रयोग हो रहा है सेंसिंग के संदर्भ में। तो सेंसिंग से एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज आएगा, अभी आपके जो वायरलेस लिंक्स अगर आप देखोगे काफ़ी वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट या सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंट लिंक है। तो अगर आप एक बेस स्टेशन को अगर देखोगे तो टारगेटेड कम्युनिकेशन नहीं है, वो बेसिकली एक सिग्नल जाएगा, वो हर कोई यूजर वो सिग्नल रिसीव कर सकता है। एज लॉन्ग एज वो सिग्नल आपके लिए है तो आप वो ठीक से डिकोड कर सकते हो, बाद बाकी यूजर से डिकोड नहीं कर पाते। सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन होता है बेस स्टेशन और यूजर के बीच में। इंटीग्रेटेड सेंसिंग और कम्युनिकेशन से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस इस तरह से आएंगे, आप टारगेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो आप अगर आप एक व्हीकल का लोकेशन या एक सेंसर का लोकेशन या एक यूएवी का लोकेशन या एक मोबाइल का लोकेशन अगर आपको पहले से पता हो, आपने सेंस कर लिया हो, उसका लोकलाइजेशन इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो आप एक टारगेट बीम भेज सकते हो स्पेसिफिक यूजर के लिए। इससे आपके रिसोर्सेस में काफी वृद्धि आ सकती है। रिसोर्सेस में आपको जितने रिसोर्सेस पहले आवश्यकता पड़ती थी उतनी रिसोर्सेस अब आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से आपके वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम और एफिशिएंट बन सकती है, एनर्जी एफिशिएंट बन सकती है, स्पेक्ट्रली एफिशिएंट बन सकती है, क्योंकि टारगेटेड कम्युनिकेशन होगी। और उसका उपयोग जो मैं देख रहा हूँ ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, जिसे हम ऑन लैंड नेटवर्क्स के अलावा नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, जैसे हम एयर नेटवर्क से अगर सैटेलाइट्स की बात करूँ, यूएवीज की बात करूँ, ड्रोन्स की बात करूँ, उसके अलावा अंडर वाटर कम्युनिकेशन में भी काफ़ी इसका उपयोग हो सकता है, इंटीग्रेटेड सेंसिंग और कम्युनिकेशन। तो सर, जैसे हमने सेल्यूलर स्टैंडर्ड्स का ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है और वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं ये समझा। अब अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में सेल्यूलर स्टैंडर्ड्स या आने वाले सेल्यूलर स्टैंडर्ड्स में कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी जिनको हम गेम चेंजर्स बोल सकेंगे? अगर आप इतिहास देखोगे, खासकर ग्रोथ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन भारत के संदर्भ में, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब भारत में जो पहला सेलुलर फ़ोन 1995 के आसपास आया था, और अगर 1990s के आसपास ही था। उसके पहले अगर आप यूएस वगैरह में देखोगे तो 1980s के बाद में सेलुलर फ़ोन उपयोग होना स्टार्ट हो गया था। और अगर आप एक चीज़ ये भी गौर से देखोगे तो भारत में कभी फर्स्ट जनरेशन सेलुलर फ़ोन आए ही नहीं। तो इंडिया सॉर्ट ऑफ मिस द बस और स्किप द बस फॉर द फर्स्ट जनरेशन। तो हमने इसलिए हमारे हो सकता अच्छा ही हुआ इसमें, क्योंकि हमने जो पहला सेलुलर स्टैंडर्ड जो भारत में देखा वो सेकंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड, जिसे हम जीएसएम के नाम से जानते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो पहला स्टैंडर्ड था जो भारत में आया। उसके बाद हमने देखा जो ग्रोथ देखा है भारत में खासकर सेलुलर कम्युनिकेशन की, लास्ट के 20 से 1 साल अगर मैं 2000 से अभी तक 2024 तक, तो काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है। तो अगर आप 2000 में देखोगे तो हार्डली मुझे 2 to 5% लोगों के पास मोबाइल था। अगर आज आप देखोगे तो 80 से 90% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है। हर घर पे, एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ में देखोगे तो मोस्टली हर घर पे एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको मिल जाता है। हर घर पे 2-3 मोबाइल फ़ोन्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टेलीविज़न वगैरह वगैरह भी आपको घर पे आराम से मिल जाता है। तो ये ग्रोथ कोई आसान ग्रोथ नहीं है लास्ट के 20 सालों में अगर आप इवोल्यूशन देखोगे। लेकिन ये जो ग्रोथ है अभी तक जो देखा है वो काफ़ी हद तक अर्बन फोकस्ड है। एक और से मतलब काफ़ी हद तक अर्बन सिनारियोज पे केटर करता है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद या बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल आपको दिखता है। लेकिन भारत में अभी बहुत सारे गांव कस्बे हैं जहाँ पर अभी तक कनेक्टिविटी उतनी पहुँची नहीं है। मैंने हाल फिलहाल में बहुत जगह विजिट भी किया और मैंने देखा कि अभी तक भी गांव वगैरह में 2G सेलुलर फोन्स का भी काफ़ी उपयोग हो रहा है। तो जो सॉर्ट ऑफ जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो सिटीज़ या टाउन्स तक ही पहुंच पाया है। बहुत सारे गाँव में अभी तक वो रेवोल्यूशन आया नहीं है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि वो अगर आप देखोगे प्राइवेट ऑपरेटर जनरली गांव वगैरह में उतने ज़्यादातर सेलुलर टावर्स मिसिंग होते हैं, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट टावर्स पे काफ़ी रिलाय करते हैं उन लोग। और वहाँ पर कनेक्टिविटी लाना, ऑप्टिकल फाइबर्स, बहुत जगह ऐसी जगह भी है भारत में जहाँ पर आप ऑप्टिकल फाइबर ले नहीं कर सकते। डिफिकल्ट टेरेन से, पहाड़ी इलाका है, इनएक्सेसिबिलिटी जहाँ पर आप ऑप्टिकल फाइबर ले नहीं कर सकते, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा सेलुलर टावर इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो वो भी एक मेजर बॉटलनेक है ये सब चीज़ों में। तो टेक्नोलॉजीज का अगर ग्रोथ देखोगे खासकर भारत के संदर्भ में तो सॉर्ट ऑफ अनइवन ग्रोथ रहा है। मतलब बहुत सारे गांव, कस्बे, छोटे शहर भी, छोटे टाउन्स भी अभी तक कवर नहीं हुए हैं जितना तक सिटीज कवर हुए हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी वो बेसिकली रूरल फोकस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि किस तरह से आप एक
भारत की रूरल कनेक्टिविटी को या रिमोट कनेक्टिविटी को, जहाँ पर अगर आप कश्मीर वगैरह जगह की बात, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर अभी भी आप कनेक्टिविटी इतनी हद तक पहुँचा नहीं पाए, तो कैसी आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे जिस तरह से आप रूरल में या इनएक्सेसिबल एरियाज में या रिमोट एरियाज में आप किस तरह से कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हो। तो इस संदर्भ में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। FSO लिंक्स की अगर मैं बात करूँ, फ्री स्पेस ऑप्टिक्स, वो एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आप दूर दूर तक आप कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हो। तो ये सब, लेकिन ये सब कनेक्टिविटी की एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो बेसिकली उसे हमें और रिसर्च के द्वारा और उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपके जो एक यूनिफॉर्म कनेक्टिविटी भारत के संदर्भ में आप वो प्रदान कर सके। अगर मैं प्योरली गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज की बात करूं, जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को हम जिसे गेम चेंजिंग, ऐसे कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी तो हम बोल नहीं सकते कि ये गेम चेंजिंग हो सकती है, बट ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, जिसके माध्यम से आप बैक फाइबर वायरलेस की अगर मैं बात करूं, जो बैक हॉल आपका फाइबर रहेगा और फ्रंट हॉल जो रहेगा वो आपका वायरलेस होगा। वायरलेस से सिर्फ मेरा वाईफाई के संदर्भ में वो वाईफाई भी हो सकता है, लाइट फिडेलिटी के बारे में हम और जाके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस की बात की थी, वो भी एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसके द्वारा आप बेसिकली वायरलेस चैनल, जैसे नॉन लाइन ऑफ साइट फिनोमेना, जैसे कि कोई गांव है जो पहाड़ के उस साइड में है जहाँ कनेक्टिविटी आपकी पहुंच नहीं रही है, तो आप एक इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्विसेज का प्रयोग करके कनेक्टिविटी उस गांव या कस्बे को आप प्रदान कर सकते हो। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि मैंने सेल्फ फ्री मैसिव MIMO की बात करी। सेल्फ फ्री मैसिव MIMO के द्वारा भी आप बेसिकली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकते हो और कनेक्टिविटी और कवरेज में भी इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी जो मेरे जहन में आ रहा है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी जो गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपके रूरल कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकती है, रिमोट कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकती है, खासकर भारत के संदर्भ में, डेवलपिंग कंट्रीज के संदर्भ में, ये कुछ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी आगे जाके हो सकती है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जैसे कि अभी आपने आंसर में बताया कि लाईफाई और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में, तो इन दोनों के डिफरेंस में, इन दोनों के अंतर में हम क्या समझते हैं, और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन में ये क्या एक महत्वपूर्ण तकनीक बनेगी? मेरा तो मानना है कि जैसे आप देखोगे, खासकर RF, अगर आप RF के लिमिटेशंस देखोगे, तो अगर मैं RF की बात करूं तो मेरा जनरली फोकस सब 6 गीगाहर्ट्ज पे ज़्यादा है। अगर आप अगर आप वाईफाई का प्रयोग करते हो, सेलुलर का प्रयोग करते हो, ब्लूटूथ का प्रयोग करते हो, ये 3 मेन टेक्नोलॉजी जनरली कंज्यूमर को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, वाईफाई, सेलुलर, ब्लूटूथ। ये तीनों टेक्नोलॉजी जनरली सब 6 गीगाहर्ट्ज में काम करती है। और सब 6 गीगाहर्ट्ज से मेरे संदर्भ में की जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, अगर आपने कभी गौर से वाईफाई राउटर को ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज, तो ये सब 6 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज है। उसके अलावा अगर आप सेलुलर में बात करो, जनरली 1800 मेगाहर्ट्ज या 3.1 गीगाहर्ट्ज या 2.1 गीगाहर्ट्ज, जनरली इस सब फ्रिक्वेंसीज में ये काम करती है। तो ये सब फ्रिक्वेंसीज ऑल्दो काफ़ी अच्छी है, मतलब इसके प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अच्छी, इसमें लिमिटेशन बैंडविड्थ का आता है। और जो कन्वेंशनल, अगर आप देखोगे, जितना ज़्यादा आपका बैंडविड्थ होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास बैंडविड्थ होगी, उतनी ज़्यादा आप डेटा रेट ट्रांसमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम को देखोगे, सबसे ज़्यादा ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो उसमें आप कुछ नए एप्लीकेशंस, नए टेक्निक्स का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ लिमिटेशन है। अगर आप वाईफाई की बात करो, वाईफाई 802.11 AC की तो मैक्सिमम बैंडविड्थ आपको 160 मेगाहर्ट्ज तक मिल सकती है, और आगे जाके बढ़ के 320 मेगाहर्ट्ज तक भी जा सकती है। सिमिलरली सेलुलर में भी आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज से बढ़ के 100 मेगाहर्ट्ज या कुछ फ्यू मेगाहर्ट्ज तक ही मिल सकती है। तो बैंडविड्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर आगे के जाके वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। इसमें ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, खासकर विजिबल लाइट का काफी इंपॉर्टेंट योगदान होने वाला है। तो अगर आप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बैंड को देखो, वो टेराहर्ट्ज में है, काफी ज्यादा बैंडविड्थ है। तो अगर आपका टेराहर्ट्ज का बैंडविड्थ है तो आप बेसिकली टेराहर्ट्ज डेटा रेट भेज सकते हो, टेराहर्ट्ज बिट्स पर सेकंड। तो इससे आपका डेटा रेट में काफी वृद्धि आ सकती है। तो मुझे लगता है ये भी एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी, मैंने बताया ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी आगे जाके बन सकता है, क्योंकि आपके बैंडविड्थ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपके बैंडविड्थ काफी है। और अगर स्पेसिफिकली मैं अगर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन में लाईफाई की बात करूं, अगर विजिबल लाइट के द्वारा अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, तो विजिबल लाइट आप देखोगे हर घर पे एलईडीज होती हैं, एयरपोर्ट पे होती है, रेलवे स्टेशन पे होती है, ऑफिसेस में होती है। तो सेम एलईडीज का उपयोग एक लाइट के द्वारा कम्युनिकेशन में कर सकते हो। तो क्योंकि आपके बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा है और एलईडीज आपके हर घर पे इंस्टॉलेशन हुआ ही है एलईडीज का, तो सेम एलईडीज का थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आप डेटा रेट या कम्युनिकेशन के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो लाईफाई मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे के जनरेशन में, और खासकर हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन के अलावा जो देखा है मैंने,
लाईफाई का प्रयोग और खासकर विजिबल लाइट का प्रयोग आप सेंसिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हो, लोकलाइजेशन के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। हाल फिलहाल में हमने रिसर्च भी किया है इस पे, हमने देखा है कि आप विजिबल लाइट के द्वारा आप एक परफेक्ट सॉर्ट ऑफ वेरी हाई एक्यूरेसी लोकलाइजेशन कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स का। आप पता लगा सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है विद वेरी गुड एक्यूरेसी, खासकर इंडोर सिनारियोज में। उसके अलावा अगर मैं देखूं लाईफाई का प्रयोग खासकर व्हीकल कम्युनिकेशन में भी काफ़ी उपयोग हो रहा है इसका, क्योंकि हर एक व्हीकल में एक हेडलाइट टेल लाइट का प्रयोग होता ही है। तो वही सेम हेडलाइट टेल लाइट का आप उपयोग कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हो। तो अभी तक जो व्हीकल हेडलाइट और टेल लाइट का प्रयोग बेसिकली एक इल्यूमिनेशन के लिए होता था, आपको रास्ता दिखाने के लिए कि रास्ता आप सही ले रहे हो गलत ले रहे हो, उसके लिए आप बेसिकली रात के समय में आप ट्रैवल कर रहे हो तो लाइट का प्रयोग करते थे। सेम लाइट का प्रयोग आप कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हो लाईफाई के द्वारा। सेम दो व्हीकल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या एक व्हीकल एक लैंप पोस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये सब इसकी आप लाईफाई का प्रयोग व्हीकुलर कनेक्टिविटी में भी कर सकते हो। हाँ, ये इसके उपरांत आपको ये समझने की आवश्यकता है कि देयर इज नो फ्री लंच, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलती नहीं है। हाँ, भले ही इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लाईफाई के, ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, आपको हाई बैंडविड्थ मिलता है, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप उसका बहुत उपयोग कर सकते हैं। इसके चैलेंजेस भी बहुत है, खासकर अगर आप देखोगे, अगर मैं स्पेसिफिकली विजिबल लाइट की बात करूं तो वो बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो बेसिकली उसमें ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, ऑब्स्टिकल्स की प्रॉब्लम काफ़ी आती हैं, तो उसमें नॉन लाइन ऑफ साइट जिसे हम कहते हैं उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, तो एक मेजर चैलेंज है। उसके अलावा इसमें डिस्टेंस लिमिटेशन है, आप कुछ मीटर्स द्वारा तक ही इसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत सारे चैलेंजेस है जिसे हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं लाईफाई में, जिसमें पोटेंशियल काफ़ी है लेकिन इसमें चैलेंजेस भी उतने ही है। तो हमारा जो ग्रुप है IIIT दिल्ली में इस पर काफ़ी शोध कर रहा है और हमने काफ़ी टेक्निक्स भी बताए हैं किस तरह से आप लाईफाई को एक नॉर्मल कम्युनिकेशन माध्यम के द्वारा प्रयोग कर सकते हो। इसके जो चैलेंजेस है ऑब्स्टिकल्स के संदर्भ में और इसके ऑब्स्ट्रक्शन के संदर्भ में किस तरह से आप इसे कम कर सकते हो। सो अभी तक हमने काफ़ी इंडस्ट्री के बारे में बात की, हमने देखा कि रूरल के बारे में आपने पॉइंट रखा। ऐसे ही जैसे जैसे सेलुलर जनरेशन बढ़ रहा है वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्री हैं जो कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। ऐसे ही एक मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जो व्हीकुलर इंडस्ट्री की बात करें। हमने देखा मैनुअल कार आई, सेमी मैनुअल आई, देन ऑटोमेटिक, एंड नाउ इट्स टाइम की फुली ऑटोमेटिक कार, सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही हैं। तो कम्युनिकेशन को इस इंडस्ट्री से आप कैसे जुड़ा हुआ देखते हैं और आने वाले फ्यूचर में आपको क्या लगता है और क्या डेवलपमेंट हो सकती है? तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको ज्ञात होगा तो आप देखोगे जो पहली जनरेशन की जो मोबाइल फोन्स आई थी उनमें बैटरी इतनी बड़ी होती थी ताकि वो व्हीकुलर में ही इसका इंस्टॉलेशन होता था, जिसे हम कार फोन के नाम से भी जानते थे। आजकल के जनरेशन में अगर व्हीकुलर टेक्नोलॉजी, अगर व्हीकुलर कम्युनिकेशन के अगर संदर्भ में बात करूँ तो खासकर दो टेक्निक्स काफी उपयोग होता है। खासकर अगर मैं एक तो IEEE का 2.11p जिसे हम DSRC के नाम से जानते हैं, डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, और बहुत लोग उसे वेव वायरलेस एक्सेस फॉर व्हीकुलर एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो एक व्हीकुलर कनेक्टिविटी के लिए उसका उपयोग होता है, जहां पर मल्टीपल व्हीकल्स एक दूसरे से इस टेक्निक के द्वारा बात कर सकते हैं। वो एक वाईफाई का सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है। अगर मैं सेलुलर की बात करूँ, सेलुलर V2X, इसके हम जिसे सेलुलर V2X में दो प्रमुख स्टैंडर्ड, एक 4G V2X जहां पर आप 4G के द्वारा व्हीकुलर टू एनी अदर व्हीकल या इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा 5G V2X जिसे हम NR V2X भी कहते हैं, नॉन रेडियो, जहां पर आप 5G के द्वारा मल्टीपल व्हीकल से कनेक्टिविटी करते हो। तो ये सब टेक्निक्स बेसिकली व्हीकुलर कम्युनिकेशन को और सेफ, सिक्योर और एफिशिएंट बनाने के लिए उपयोग आप कर सकते हो। सेफ्टी इन द सेंस ऑफ इट कि आपको एक ड्राइवर असिस्टेंस मिल जाता है, अगर कोई कोलिजन हुआ है सामने, अगर कुछ एक्सीडेंट्स हुआ है सामने, तो ड्राइवर को अप्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके उस संदर्भ में। तो अगर आप देखोगे खासकर भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत का जो रैंक है वो नंबर 1 है नंबर ऑफ फैटेलिटीज के मामले में, नंबर ऑफ लोग जिनकी जान गई है व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के मामले में, तो भारत नंबर 1 में रैंक करता है। तो ये भारत के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, हम किस तरह से एक ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा है उसे किस तरह से अप्रोप्रिएट वार्निंग कम टाइम में पहुंचा सके ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। खासकर जिस रोड्स पे काफी एक्सीडेंट होने की संभावना है, हिली ट्रेन्स है, कर्वी रोड्स है, हाईवेज है, वहाँ पर इसका उपयोग काफ़ी हो सकता है। उसके अलावा व्हीकुलर कम्युनिकेशन का आप बेसिकली एक अपडेट ट्रैफिक इंफॉर्मेशन के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं।
एक अपडेटेड ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन के लिए और एक कंजेशन अवॉइडेंस के लिए भी आप, जैसे आप आजकल खासकर जीपीएस का बहुत प्रयोग करते हो। अगर आप गौर से देखो, जीपीएस भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है, जहाँ पर आपका जो जीपीएस है वो बेसिकली सैटेलाइट द्वारा वायरलेस थ्रू कम्युनिकेट करता है और अपडेटेड ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करता है। उसके अलावा और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप व्हीकुलर कम्युनिकेशन द्वारा भी और ले सकते हो, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप इस स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करके आप उसका उपयोग कर सकते हो। और अगर मैं आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करूं तो इंडिया में उसका उपयोग अभी तक हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि आपको बहुत सारे सेंसर्स का प्रयोग करना पड़ता है। और ये जो एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, इसमें आप कम्युनिकेशन के अलावा आपको कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेसिक रोबोटिक्स, कंट्रोल्स, सब डिसिप्लिन की भी जानकारी होने की आवश्यकता पड़ती है। एक जो एप्लीकेशन जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है खासकर सेल्फ ड्राइविंग के मामले में, वो है प्लेटोनिक एप्लीकेशन, जो खासकर यूएस में इसका अभी भी ट्रायल चल रहा है और काफी उपयोग भी हो रहा है, जहां पर एक मास्टर व्हीकल रहेंगे, उस मास्टर व्हीकल को बहुत सारे अदर व्हीकल्स फॉलो करते रहेंगे। तो ये मास्टर व्हीकल बेसिकली गाइड करेगा डिफरेंट व्हीकल्स को, जिसे हम व्हीकल प्लेटोनिंग के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ड्राइवर सेल्फ ड्राइविंग कार्स एज इट इज इंडिया कंटेस्ट में भी आने में उसको बहुत टाइम लगेगा, मुझे जब ये मेरा पर्सनल व्यू है। यूएस वगैरह में हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि वहाँ हाईवेज काफ़ी हैं और हाईवेज वगैरह में सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलाना थोड़ा आसान रहता है एज कम्पेयर टू कंजेशन रोड्स और लोकल रोड्स वगैरह वगैरह। तो अभी तक सर हमने V2X, लाईफाई, ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन और बहुत सारी ऐसी एडवांस वायरलेस टेक्निक्स के बारे में बात कही। एक डोमेन वायरलेस कम्युनिकेशन का जो मुझे लगता है जिस पे हमने अभी बात नहीं करी, वो है सर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी भी कहीं ना कहीं अंडर वाटर कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुई, तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि अंडर वाटर कम्युनिकेशन में आपके अनुसार क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या लिमिटेशंस और क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर इंडिया के संदर्भ में, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है। अगर आप देखोगे, इंडिया इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी बिग पेनिनसुला, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। तो एंड इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। तो इंडिया के संदर्भ में अंडर वाटर कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। और अगर जैसे आपने सही फरमाया कि मैंने जो मेरी जर्नी हुई थी वायरलेस की, वो बेसिकली अंडर वाटर कम्युनिकेशन द्वारा ही स्टार्ट हुई थी। और हमने बहुत पहले जो टेक्निक प्रपोज की थी वो एफडीएम द्वारा अंडर वाटर कम्युनिकेशन, बहुत अब तो काफ़ी उस पर शोध हो चुकी है, काफ़ी उस पर रिसर्च आ चुकी है। अंडर वाटर कम्युनिकेशन का एक मेजर जो बॉटलनेक, जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है अंडर वाटर कम्युनिकेशन में, वो होती है शैडोइंग इम्पैक्ट और द मल्टीपाथ इम्पैक्ट। और जो वायरलेस चैनल है, जो अंडर वाटर चैनल है खासकर, वो स्टेबल चैनल नहीं है, राइट। सो प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि वो फ्लक्चुएट होती है काफ़ी चैनल, तो उसमें एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक काम नहीं करता है। तो उसमें जनरली अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग इसमें एकॉस्टिक कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं ताकि वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके। अगर आप आरएफ का प्रयोग करोगे तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, बट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आरएफ में, अंडर वाटर में खासकर, इस सब प्रॉब्लम्स की वजह से, शैडोइंग, मल्टीपाथ वगैरह की वजह से और अनस्टेबल डायनेमिक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ अंडर वाटर, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो कन्वेंशनल मोड जो यूज होते हैं, जो अंडर वाटर ट्रांसड्यूसर्स वगैरह जो प्रयोग करते हैं, वो बेसिकली अंडर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन का ही प्रयोग करते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, आप किलोमीटर्स तक एकॉस्टिक कम्युनिकेशन द्वारा, साउंड वेव्स के द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मेजर चैलेंज जो एकॉस्टिक का आता है वो है डेटा रेट का। एकॉस्टिक अगर आप बैंडविड्थ देखोगे कुछ किलोहर्ट्ज में होती है, तो बेसिकली आप भले आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट कर पाते हो, लेकिन उसमें जो मेजर चैलेंज जो आता है अंडर वाटर में, वो होता है डेटा रेट का, एकॉस्टिक की वजह से। इसलिए आप जो डेटा रेट आपको जो जनरली मिलता है एकॉस्टिक में, कुछ किलोबिट्स पर सेकंड मिलता है, वो आपको एक सॉर्ट ऑफ लो डेटा रेट कम्युनिकेशन के लिए तो काफ़ी सही है। मतलब आपको एक सिंपल मैसेज पास करना है तो उस सब के लिए सही है। अगर हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन करना है तो उसमें अभी भी काफ़ी चैलेंजेस मौजूद है अंडर वाटर के संदर्भ में। और इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है लोगों ने। अंडर वाटर केबल्स भी ले हुई हैं बहुत सारी, बट अंडर वाटर केबल्स की वजह से आप मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए आप फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बट लेकिन जो शिप्स होती है, सबमरीन्स होती है, जो एक दूसरी जगह पर जाती है, तो उसमें आप केबल्स के द्वारा कम्युनिकेट ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो। इसलिए उसमें जनरली अभी भी अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन का ही प्रयोग होता है। तो एक मेजर चैलेंज है अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए। हाल फिलहाल में हमने देखा कि हमने ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बताया, ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन का भी प्रयोग किया अंडर वाटर में। चैलेंजेस हैं, हम ये नहीं कहते कि ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करके आप जो भी प्रॉब्लम्स अंडर वाटर का, उससे आप एलिविएट कर सकोगे, बट
हमने हमारी रिसर्च एटलीस्ट ये बताती है कि ऑप्टिकल वायरलेस की मदद से आप डेटा रेट में थोड़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। उसके अलावा हमने एक नई टेक्निक का प्रयोग किया जिसे हम ऑप्टिकल इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस कहते हैं। वो इसके द्वारा हमने ये दिखाया कि अगर समझिए एक दो शिप या दो सबमरीन जो नॉन लाइन ऑफ साइट में है, जो एक दूसरे से देख नहीं पाती है, उससे भी आप कम्युनिकेट करवा सकते हो ये ऑप्टिकल इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस का प्रयोग करके। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, तो आप क्या हमसे ये अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहेंगे, और आने वाले समय में ये साझेदारियां वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार से योगदान देंगी? सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत ज़रूरी है, ये तो मैंने देखा है क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, जनरली मैंने, अगर आप देखोगे मेरी जो खुद की पढ़ाई है 8 से 10 साल के आसपास वो बाहर ही रही है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस तो काफ़ी आवश्यक है। और ये इसलिए आवश्यक है कुछ एक्सपर्टीज़ आपके पास मौजूद है, कुछ एक्सपर्टीज़ आपके कोलैबोरेटर्स के पास मौजूद है, तो ये सॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन होती है। तो साधारण से एग्जांपल देने का प्रयत्न करूँ, जैसे मेरे पास जो एक्सपर्टीज़ है ऑप्टिकल वायरलेस की, मेरे कुछ कोलैबोरेटर्स है यूके में हैं, सिंगापुर में है, यूएस में हैं, उनके पास अलग कुछ एक्सपर्टीज़ होंगी, तो हम अगर मिल साझेदारी करके अगर कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ करेंगे तो उसका महत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू कुछ वर्किंग इन साइलोस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल साझेदारी काफ़ी आवश्यक है। एटलीस्ट अगर मैं अपने रिसर्च के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बताया कि हमारी एक्सपर्टीज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, मेरी एक साझेदारी यूके में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में, यूनिवर्सिटी में, जहां पर उनकी एक्सपर्टीज मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन में है। तो हमने जॉइंटली कोलैबोरेट किया, उसके माध्यम से हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ग्रांट भी मिला, जहां हम ये शोध करने वाले हैं किस तरह से आप डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स वेहिकुलर कम्युनिकेशन में या नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये संभव नहीं होता था अगर हमारे पास कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं होता था। तो ये सॉर्ट ऑफ आपकी जो खमियां हैं, आपकी जो बेसिकली प्रॉब्लम्स है, वो बेसिकली इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, आप हर चीज़ में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते हो, तो आप कुछ ही एरियाज में आप एक्सपर्ट हो सकते हो। आप ये जो कमी है आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन द्वारा आप इसे भरपाई कर सकते हो, और बेसिकली आप नए और टेक्निक्स की इजाद कर सकते हो, और बेसिकली नए नए चीज़ों पे और आप रिसर्च या शोध और कर सकते हो। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन, जैसे कि कुछ बैचलर प्रोग्राम में इनरोल्ड होंगे बच्चे, कुछ मास्टर्स में होंगे, और वो वायरलेस में या किसी भी डोमेन में अगर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, लेट्स से आपके साथ ही, तो क्या पॉसिबल वे हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने का? ये भी मेरा एक जैसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, खासकर अंडर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट लोगों बच्चों के लिए, आपके फाउंडेशंस मजबूत करना बहुत आवश्यक है। तो आजकल की पीढ़ी का मैं देखता हूँ एक वो है कि मास ईमेल कर देते हैं कि भाई हमको इस एरिया में काम करता है, इस एरिया में, बेसिकली अगर आपको सही में किस एरिया में काम करना, आप पहले उस एरिया के फाउंडेशंस को स्ट्रांग रखिए। बहुत मेरा फिर से ये स्ट्रेस बहुत देना बहुत जरूरी है कि until unless your foundations are strong, your basics are strong, it's very difficult to get a very good internship opportunity। तो अगर आपको पता है कि आपको इस एरिया में काम करना, तो उस पर आप अपनी फाउंडेशन या बेसिक्स स्ट्रांग रखिए। आप ये नहीं, आप आजकल का जनरेशन में देखा, उनको AI में भी काम करना है, ML में भी काम करना है, कंप्यूटर विजन में भी काम करना है, वायरलेस में भी काम करना है, डिवाइसेस पे भी काम करना है। ये गलत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ का एक्सपोजर आना आवश्यक है, बट आपको एक जगह तो बनानी पड़ेगी जहां पर आपको लगता है कि आगे जाके आप इस पर मेहनत कर सकते हो, उस पर कुछ शोध कर सकते हो। तो एक मेरा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि आप अपने पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग रखिए, कोर्सेज पे ध्यान दीजिए, बुक्स, बहुत सारे मटेरियल्स, आजकल की जनरेशन में तो बहुत सुविधा भी उपलब्ध है, NPTEL कोर्सेज है, स्वयं प्रभा कोर्सेज है, और अन्य यूट्यूब लेक्चर्स मौजूद है, अन्य बुक्स मौजूद है, PDFs मौजूद है। तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो आप उस रिसोर्सेज का उपयोग करें। जैसे मैं भी स्वयं प्रभा के लेक्चर्स, आप स्वयं प्रभा लेक्चर्स को देखें, समझें, कुछ डाउट हो तो आप ईमेल करें, पूछें हमसे कि भाई ये किस लिए इस तरह से कैसे हो रहा है, तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आपको ये बेसिक्स या फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के बाद आप ऑब्वियसली मुझे मेल कीजिए, आपको इस एरिया में काम करना, आपको इस एरिया में रुचि, हम इसमें मिल जाट के बात करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस एरिया में आपको काम करना, तो हम हमारे साथ इस एरिया में आप काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको किसी भी प्रोफेसर से अगर आपको अप्रोच करना किसी एरिया में, तो पहले आप उस एरिया का फाउंडेशन स्ट्रांग रखें, आप उस कोर्सेज लें, लेक्चर्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, और उसके बाद उस प्रोफेसर या फैकल्टी को अप्रोच करें कि हमें इस एरिया में काम करना, मैंने ये कोर्सेज किए हैं और ये मेरा सफिशिएंट बैकग्राउंड है। तो ऑब्वियसली कोई भी फैकल्टी, कोई भी प्रोफेसर आपको और
अच्छी सहायता प्रदान करेगा और अच्छी गाइडेंस देगा उस एरिया में किस तरह से काम करने के लिए। वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके अलावा मेरा एक ये भी है कि आप सिंसियरिटी मेंटेन कीजिए। आप कोर्सेज को लेके ये मतलब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी गेन करने का प्रयत्न कीजिए। मैं बताया थ्योरेटिकल नॉलेज इज गुड टिल अ पॉइंट, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज इज वेरी गुड, आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा हैंड्स ऑन भी बहुत आवश्यक है। अगर आप जब तक आप अपने खुद के हाथों से कुछ चीज डिजाइन नहीं करोगे, सिमुलेट नहीं करोगे, तो अब तक आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रदान नहीं होगी। तो थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की भी काफी आवश्यकता होती है आजकल के जनरेशन के लिए। खासकर ये मैसेज है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप अपने आप को सिर्फ बुक्स के नॉलेज में रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप एक्सप्लोर करें। आप और ऐसा भी कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आजकल बहुत सारे मैटलैब सिमुलेशन टूल्स उपलब्ध है जिसका आप उपयोग करके आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने जो गेन किया उससे सिमुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी अवेलेब्ड हैं, आप जिसका उपयोग करके आप एक सिंपल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज कीजिए, ये आपको आगे जाके काफी मदद प्रदान करेगा। तो सर आज के इस डिस्कशन में हमें वायरलेस एंड सेल्युलर कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने को मिली। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्रेरणादायक बातें साझा करें। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो मेरा तो बोलना ये मानना यही है कि जो भी करना है आपको मेहनत से करना है, मेहनत ही आपको आखिर में काम लाएगी। और जैसे मैंने बताया कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना, कोई देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू इमेजिनेशन। आप अपने आप को कभी ये ना समझे कि मेरी सीमा सिर्फ इस तक ही है। there is always going to be something beyond that limit। आपके इमेजिनेशन को आप रेस्ट्रिक्ट ना करें। आपको किसी चीज में काम करना, उसमें मेहनत करें, उसके और ढंग से उस पर शोध करें, और बेसिकली अपने आप को किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयत्न ना करें। अगर आप देखोगे ये दुनिया काफी खूबसूरत है, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है 10% से 15% से ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर उसने किया नहीं है। तो मैं ये मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि आप अपने आप को लिमिट ना करें, अपने इमेजिनेशन को लिमिट ना करें और एक्सप्लोर करें। और अगर आपको किसी एरिया में, किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, रुचि है, उससे और एक्सप्लोर करने का प्रयत्न करें। हमने जो आज अपने विद्यार्थियों के साथ जो वार्तालाप किया है, इसका बेसिकली पर्पस ये था कि आपको और अत्यधिक जानकारी प्राप्त हो, खासकर वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। और बेसिकली ये जो कॉमन क्वेश्चंस आजकल मिलते हैं लोगों के द्वारा या अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा, इंडस्ट्री प्रोफेशनल के द्वारा, वायरलेस का महत्व क्या है, वायरलेस आगे जाके किस तरह से दिखेगा, वायरलेस में चैलेंजेस क्या है, नई क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली है, तो कुछ आंसर्स हमने इस वार्तालाप के द्वारा देने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूं कि आज का वार्तालाप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आगे जाके इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी वायरलेस को समझने के लिए, वायरलेस के चैलेंजेस को समझने के लिए, और खासकर आगे जाके वायरलेस किस तरह से दिखेगा, क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली है, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपको इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।